नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। मिर्जा गालिब कहते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अक्सर होता यह है कि हमें ऐसी चिंताएं और ऐसी बातें कई बार परेशान करने लगती हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी और जागरूकता ज़रा कम होती है और हम बहुत सी कहीं सुनी बातों में आकर या अफवाहों पर हम ध्यान देने लगते हैं और फिर सोचने लगते हैं शायद यही सच है। और इसीलिए कहा भी गया है कि अज्ञानी को डर नहीं, डर ज्ञानी के साथ। सांप सामने देखकर बच्चा मारे हाथ। लेकिन यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सांप जहरीला होता है और कौन सा नहीं होता। अगर हम बात करें आज के परिदृश्य की, तो डेंगू को लेकर, जिसे आमतौर पर डेंगू भी कहा जाता है, लोगों के मन में बहुत डर है। कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है और बहुत से लोगों के मन में ज़रा सा भी बुखार होने पर यह शंका हो जाती है कि कहीं ये वो तो नहीं। और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है रात दिन, यानी दिन में 2 बार अपने प्लेटलेट्स की जांच कराने का, वो कितने घट गए। और हर बार तब तक के लिए जो एंग्जाइटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि अब ये घटे या बढ़े। बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि अस्पतालों में जाकर उनका इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर डर है लोगों में। लेकिन ये डर कितना सही है, ये डर कितना ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है, इसमें सच्चाई कितनी है। डेंगू के बारे में ये भी कहा जाता है कि आज दुनिया की आधी आबादी इसके खतरे में है और बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो मच्छर, जिसको हम पैदा होने से रोक सकते हैं। आज बहुत विस्तार से डेंगू के डर को दूर करने की कोशिश करेंगे टोटल हेल्थ में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जब बात आ रही है प्रिपेयर्डनेस की, यानी किस तरह की तैयारियां की जाएं जो फिलहाल की स्थिति है, आने वाले समय में इस स्थिति को बेहतर कैसे किया जा सकता है। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में इसके मामले कुछ और भी बढ़ सकते हैं, तो क्या हम वाकई तैयार हैं, किस तरह की अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत है, क्या सावधानी रखनी है, और साथ ही जानकारी कि डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। तो आइए ये समझते हैं कि किस तरह से डेंगू का संक्रमण फैलता है और कौन से लक्षण होते हैं जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है। डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने पर ये वायरस व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है। मच्छर के काटने के बाद 3 से 5 दिन की अवधि में व्यक्ति में रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू होने पर तेज सिर दर्द और बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना या उल्टी आना और त्वचा पर लाल चकत्ते हो सकते हैं। स्थिति बिगड़ने पर नाक, मुंह या मसूड़ों से खून आना और प्लेटलेट कम होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन अधिकतर मामलों में डेंगू 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है और किसी तरह की समस्या नहीं होती। डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है सावधानी रखना और ये जानना कि डेंगू बुखार होने पर क्या किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। वसीम बरेलवी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना यह है चिरागों का सफर कितना है। असल में होता यह, हर साल हमने ये देखा है कि लगभग इसी मौसम में डेंगू को लेकर बड़ी हाय तौबा मचती है। फिर उसके बाद लोगों के मन में ये डर भी आता है कि अगर कहीं डेंगू हो गया तो क्या होगा। लेकिन सचमुच ये जो डर है, ये कितना वाजिब है, कितना सही है, कितना उचित है, और हमें क्या करना है इससे बचने के लिए, आज विशेषज्ञों से पूछते हैं। और साथ ही ये भी समझते हैं कि जैसे जैसे डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, लोगों का डर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई अन्य विकल्प भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फिर पपीते के पत्तों की बात हो या फिर दूसरे विकल्प। कितने उपयोगी हो सकते हैं ऐसे विकल्प डेंगू को ठीक करने में या स्थिति बेहतर करने में, ये भी समझेंगे। इस विषय पर विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर व्योम अग्रवाल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, मैक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर N.K. यादव, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर,
नमस्कार। एंड डॉक्टर अक्षय चंद धारीवाल, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम से आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है और डॉक्टर शर्मा, लोगों के मन में जब भी न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं बहुत एक स्कोर बोर्ड की तरह से जैसे संख्या लगातार उसमें बढ़ती रहती है, एक डर का माहौल जिस तरह से इन खबरों के जरिए बनता है, कितना सही है ये, कितना ये जो पैनिक है ये, इसमें दरअसल आधार कितना है, सच्चाई कितनी है? मैं ये कहूँगा कि डेंगू हर साल ही होता है और इसके केसेस होते रहते हैं, सारे साल में होते रहते हैं। पर कुछ महीने जैसे मानसून और मानसून के बाद का जो मंथ होते हैं, जुलाई से नवंबर तक, इसमें अपसर्ज हो जाता है, केसेस बढ़ जाते हैं। उसके रीजंस, उसके कारण काफ़ी स्पष्ट हैं, सभी जानते भी हैं कि मच्छरों का पनपना, और पैनिक होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो डेंगू फीवर होता है 99% जैसे कहा जा रहा है, लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कि इसका घर पे ही इलाज हो सकता है। ये साधारण किस्म का बुखार होता है जिसमें बॉडी एक्स होती हैं, मसल पेन्स होती हैं, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसमें सिर दर्द हो सकती है और आंखों के पिछले वाले हिस्से में भी दर्द होता है जब आई बाल मूवमेंट्स करते हैं जी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। रैश भी होता है, उसमें ईचिंग होती है। घबराने की विषय तब होता है जब उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द होने शुरू हो जाती है, या भूख कम लगती है, सांस तेज़ी से आने लगता है, या नब्ज तेज़ हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। उस स्थिति में घबराने की ज़रूरत है और ये 1% के करीब केसेस होते हैं। इस अवस्था में अस्पताल को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर व्योम अग्रवाल, जो स्थिति डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि सिर्फ 1% वो लोग हैं जिन्हें वाकई में चिंता की बात होती है या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति की बात की जाए, सभी लोगों में चिंता भी है और घबराहट भी है। तो ऐसे में बच्चों से अगर जोड़कर इसको देखें, क्या बच्चों में जो केसेस सामने आ रहे हैं आपके पास, क्या उसमें वृद्धि है? क्या उनके लक्षण इस तरह के हैं गंभीर कि सब लोगों को चिंता हो? अचानक से इतना चिंता का माहौल कैसे बन गया? जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि साल के 2 या 3 महीने ऐसे आते हैं जब डेंगू के केस एकदम बढ़ जाते हैं। होते सारे साल हैं, लेकिन ना पेरेंट्स चिंता करते हैं ना डॉक्टर चिंता करते हैं, क्योंकि नंबर बहुत कम होता है। जी। जब एक बीमारी एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है, एपिडेमिक ट्रूली सेंस में नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर उनका बढ़ जाता है तो चिंता स्वाभाविक है। साथ में ही जब रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे आज इतने केस हो गए, आज इतनी डेथ्स हो गई, तो लोगों में डर का माहौल बनना तो स्वाभाविक है। बच्चे और बड़े डेंगू में करीब करीब एक जैसा बिहेव करते हैं, अनलेस की एज बहुत कम हो या बच्चा इम्यूनोडेफिशिएंट हो, उसको कोई और बीमारी साथ में हो। यहाँ भी हम यही कहेंगे कि ज़्यादातर प्रोपोर्शन, मोर देन 99% माइल्ड केसेस होते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर के, जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और घर पर ही वो ठीक हो भी जाते हैं। जी डॉक्टर धारीवाल, अभी की जो स्थिति है इसे क्या माना जाए? क्या एपिडेमिक कंडीशन है, आउटब्रेक है, या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है? देखिए, जो अभी की स्थिति है ये अपसर्ज कहा जाता है कि केसेस, जैसे बताया गया, केसेस तो होंगे क्योंकि ये एक एंडेमिक डिजीज़ है और इसके लिए कहा जाता है जिस भी देश में ये आई है, कुछ इस तरह के इसकी ट्रांसमिशन के फैक्टर्स हैं कि ये उस देश में रुकने के लिए आती है। जी। तो इसके केसेस हर साल होते हैं और जो ये बात है, शब्द जो है एपिडेमिक, इसका एक डिफरेंट कोनोटेशन होता है और ये ज़रूरत पड़ने पर डिक्लेयर किया जाता है, जो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, ये स्थिति देख करके कि स्थिति हाथ से बाहर निकल गई है। जी। ऐसा इस बार ना केवल दिल्ली, देश के किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है कि हम, लेकिन ये सत्य है कि केसेस का अपसर्ज इस साल है। जी डॉक्टर एन के यादव, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सवाल आपसे ही इस तरह के पूछे जाएंगे जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, और जो कुछ हद तक वाजिब भी है। ये बताइए, जो बात डॉक्टर धारीवाल कह रहे हैं कि अब ये डेंगू जहाँ भी आया वहाँ रहता है, यानी फिर वो उसका एक चक्र बन जाता है, वो आएगा साल में एक बार या जब भी। 1996 में जब ये मामले हुए सबसे ज़्यादा,
दिल्ली की बात करें, उसके बाद से लोगों को ये लगता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको मालूम है कि इस हिस्से में बाढ़ आएगी, तो हमारी तैयारी क्या रहती है? तैयारी को लेकर लोगों के मन में बहुत बहुत सवाल हैं और बहुत ज़्यादा इस बात को लोग पूछ रहे हैं। तो हमारी तैयारी क्या वैसी रहती है या कुछ बदला है? हम देखिए, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, डॉक्टर धारीवाल ने भी कहा, एक बार बीमारी आ जाती है तो वहाँ स्टे करती है। 1996 में 10,000 से ज़्यादा केसेस हुए थे और लगभग 423 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद हर 3 से 4 साल बाद इसकी आउटब्रेक होती रहती है, इंसिडेंस इंक्रीज़ होता रहता है और सितंबर और अक्टूबर का महीना है जिस महीने में ये पीक इंसिडेंस होता है। इस बार अगर देखें तो बहुत जल्दी बारिशें आई और इंटरमिटेंट बारिशें हुई। इसके कारण जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा हो सकता है वहाँ पानी इकट्ठा हुआ। हमें ब्रीडिंग इंडिसेस मिल रहे थे, हमारी स्टाफ रेगुलर चेकिंग कर रहा है, वहाँ पर हमने कंटेनमेंट्स के लिए मेजर्स लिए। लेकिन अगर आप देखें डेंगू की मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स क्या है, नॉर्मली अनकवर्ड ओवरहेड टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक है, वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल है, घर में कूलर यूज़ कर रहे हैं लोग, मनी प्लांट्स हैं, बैम्बू शूट्स हैं। तो इस तरह के जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा रह जाएगा वहाँ ब्रीडिंग। आपको रोककर 1 मिनट में डॉक्टर धारीवाल से बात पूछना चाहूँगा। डॉक्टर धारीवाल, ये बात कई बार ये मन में प्रश्न आता है, बात हमेशा आती है साफ स्वच्छ पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है, लेकिन जो पानी की टंकी है, मान लीजिए उस पर ढक्कन नहीं है, उसमें पानी गिरेगा, पानी खर्च होगा, सिर्फ वो पानी ऐसा होना चाहिए ना जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, शायद इसकी बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठहरा हुआ पानी। और जिन घरों में टंकियां हैं लेकिन ढक्कन नहीं है, वहां पानी इस्तेमाल होता है, रोज टंकी भरी जाती है, वहां तो डेंगू नहीं होगा ना? नहीं, मतलब साफ पानी होना चाहिए, रुका नहीं, क्या अनकवर्ड ओवरहेड टैंक है, उसमें से रेगुलर यूज कर रहे हैं क्योंकि टैंक पूरा खाली नहीं हो रहा, तो उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग होगी, ब्रीडिंग कंटिन्यू करेगी। अच्छा, तो यानी जिनके घरों में टैंक है, भले ही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें ऊपर से पानी गिरेगा तो डिस्टर्ब कुछ नहीं होता, वो इट विल स्टे अच्छा ऑन द साइड्स और बॉटम पर चला जाएगा डिस्टर्बेंस के टाइम में, लेकिन ब्रीडिंग होती रहेगी। जी, लेकिन उसको साफ सफाई के लिए क्या किया जाए, आपसे हम विस्तार से इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर शर्मा, जो बात डॉक्टर धारीवाल कह रहे थे कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बार केसेस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अगर उनकी सिवियरिटी या गंभीरता की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने हैं, क्या उसमें से काफ़ी हद तक, जैसा कहा जाता है कि अधिकतर मामलों में खुद ठीक हो जाएंगे या घर पे मैनेज हो सकते हैं, वो कंडीशन है, या ज़्यादातर लोगों को सिवियरिटी हो रही है और अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है? मैं ये कहूँगा कि इस अपसर्ज में ये वाली अपसर्ज जो है माइल्ड है, इतना ज़्यादा इसमें सिवियरिटी नहीं है जो हम पहले 96 में जैसे इन्होंने रेफ़र किया या 2013 में भी देखा जी, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अभी सिवियरिटी कम है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर केस अगर लोगों को अवेयरनेस है तो घर पे ही टैकल किए जा सकते हैं। जैसे हमने चर्चा की कि कुछ ग्रुप्स, एज ग्रुप्स हैं, जैसे बच्चे और या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़, एल्डरली इंडिविजुअल्स, या कुछ लोग हैं जिनको बैकग्राउंड या कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, डायबिटीज़ वगैरह, किडनी डिजीज़, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि वो दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं और दे आर मोर वल्नरेबल और उनको ज़्यादा होने के, सीवियर डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी ये तो ऑर्डिनरी फीवर है और इसमें अगर वोमिटिस वगैरह हो रही हैं तो नेचुरली हॉस्पिटल लाना। कुछ ग्रुप्स को जो मैंने बताया जिनमें उल्टी नहीं रुक रही है तो आपको हॉस्पिटल में लाना ही पड़ेगा, और वो अपने फैमिली फिजिशियन से भी कांटेक्ट बना के रख सकते हैं कि इस केस में क्या करना है। हॉस्पिटल में अननेसेसरी भीड़ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, एक और बात जो डॉक्टर शर्मा आपसे हम पूछते चलें वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर मामलों में 99% केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। कोमॉर्बिडिटी, अगर किसी और तरह की कोई बीमारी की वजह से अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वहाँ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब ये बताइए, ये कॉम्प्लिकेशंस हुई, यानी किसी भी तरह की जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपने बताई कि ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, रैशेज हो गए वगैरह वगैरह, ये सब होने और अस्पताल तक ले जाने के बीच कितना समय है? फिर कई बार ये भी होता है अस्पताल में बहुत से लोगों की ये भी खबरें आई हैं, उन्होंने कहा आपने तो लाने में बहुत देर कर दी। नहीं, मैं ये कहूँगा कि जैसे अगर आप लोगों की 10 दिन की बीमारी है, 7 दिन की बीमारी है, पहले 3 दिन तो बुखार होगा, 3-4 दिन,
उसके बाद इसको फेब्राइल फेज बोला जाता है, जिसमें फीवर होता है, जो उसके बाद शुरू होती है, उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू होती है, इसको क्रिटिकल फेज कहा जाता है। 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद आम तौर पे। और एक बात हम करना भूल गए, चर्चा करना भूल गए, वो है ब्लीडिंग। थोड़ी भी ब्लीडिंग हो नाक से, गम से, या जैसे उल्टी में खून आ रहा है या शौच में खून आ रहा है, तो आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी और तब हॉस्पिटल को एक्सेस करना पड़ेगा, डे है चाहे नाइट है, उसमें कोई डिनाई नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो क्रिटिकल फेज मैंने बोली, उस वक्त एक्चुअली डैमेज होता है कैपिलरीज का, कैपिलरी लीक शुरू हो जाता है, उसमें डिहाइड्रेशन, उसमें ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा होता है वो लीक करता है प्लूरा में, अब्डोमेन के कैविटीज़ में, वो वाली स्थिति जो है उसमें सतर्क रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर शर्मा, ये जो इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। तीसरा दिन आपने बताया, बुखार का तीसरा दिन, वहां से क्रिटिकल फेज शुरू होगा, वो कब तक रहेगा इस दौरान? और जब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर कितना वक्त है अस्पताल ले जाने और स्टेबलाइज करने में? मैं ये कहूँगा कि जब बुखार उतरना शुरू होता है या कम होना शुरू होता है, उसके 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद, ये बड़ा क्रूशियल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है। इसमें फैमिली मेम्बर्स को और जो फैमिली फिजिशियन वगैरह हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा, उनको अपना कंटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। इसी पीरियड में लीक होना शुरू होता है। फिर उसके बाद प्लेटलेट वगैरह की स्टोरी, प्लेटलेट अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मतलब प्लेटलेट फॉल हो गए, प्लेटलेट फॉल होना अकेला, रेट ऑफ प्लेटलेट फॉल एक्सेट्रा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हीमेटोक्रिट। उस पर कम ध्यान जाता है फिजिशियंस का भी और लोगों का। हीमेटोक्रिट इंडिकेट करता है कि डिहाइड्रेशन, वॉल्यूम स्टेटस कितना है सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम में, ब्लड में। तो हीमेटोक्रिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेटलेट भी हैं, पर प्लेटलेट के साथ और भी फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जी डॉक्टर व्योम अग्रवाल, यही स्थिति अगर बच्चे में होती है, बच्चे को डेंगू बुखार हुआ, क्या जो उसकी सिवियरिटी में तब्दील होने की जो चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, वो बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा होगी? और क्या जो रिस्पांस टाइम की बात हो रही है कि बड़ों में इतना समय होता है कि लक्षण आए तो आप आराम से डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए या अस्पताल जा सकते हैं, ये जो पीरियड है क्या बच्चों में कम हो जाएगा? कम तो नहीं होता, डेंगू बच्चों और बड़ों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही बिहेव करता है। प्रॉब्लम बच्चों में प्रॉब्लम कम इसलिए होती है कि पेरेंट्स बच्चों के बारे में बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं। अपनी सिरदर्द हुआ, बुखार हुआ, काम पर जाते रहेंगे, डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, कोई टेस्ट भी नहीं कराएंगे। लेकिन आमतौर पर बच्चों में हम देखते हैं कि पहले दिन फीवर हुआ, पेरेंट्स आकर इंसिस्ट करते हैं कि इसके टेस्ट कराओ, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। तो पीरियड तो डायग्नोसिस का पीरियड तो बहुत छोटा होता है बच्चों में, बड़ों के मुकाबले प्रैक्टिस में। लेकिन कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत छोटे बच्चों में इसलिए ज़्यादा होते हैं कि उनको हम फोर्सफुली फ्लूइड नहीं पिला सकते। जी। बड़े लोग डेंगू की हमारी शायद बातों में आगे भी आए कि डेंगू की मेन ट्रीटमेंट शुरुआत से लेकर और कॉम्प्लिकेशन बचाने से पहले फ्लूइड देना है, कि जितना फ्लूइड बॉडी में होगा उतना हेमाटोक्रिट कम राइज करेगा, डिहाइड्रेशन कम होगा, आपकी बॉडी वॉमिटिंग्स झेलने के लिए ज़्यादा जल्दी तैयार होगी। बच्चों में एक लिमिट है जिस तक आप फ्लूइड दे सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे, फीवर हो रहा है, फीवर उतर नहीं रहा, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती आप पिलाने की ट्राई करेंगे, वो कुछ भी नहीं पिएंगे। इसके चलते कॉम्प्लिकेशन के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन अदरवाइज़ बच्चे उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे एडल्ट बिहेव करते हैं। 3 से 5 दिन का पीरियड ठीक निकल जाता है, उसके बाद अगर होनी होती है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि एटलीस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस में पेरेंट्स हमसे दिन रात कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, जितना फ्रिक्वेंटली हो सकता है, जितना वो सोचते हैं डॉक्टर इससे ज़्यादा मैं परेशान हो जाएगा, उतना कॉन्टैक्ट तो वो बना के रखते हैं। डॉक्टर एन.के. यादव जी, एक सवाल है आपसे और उन्हीं दर्शक का जो दूसरा सवाल है वो डॉक्टर धारीवाल से जवाब लेंगे। फराज हसन है कानपुर से। सवाल उनका ये है, वो ये जानना चाहते हैं कि साहब ये बताइए, हमको मालूम रहता है कि हर साल डेंगू जो है वो हमें परेशान करेगा, तो हम पहले से ही तैयारी क्यों नहीं रखते हैं इसकी बड़े स्तर पर? जो बातें आप बता रहे थे कि पानी यहाँ जमा हो जाता है, वहाँ जमा हो जाता है, आपको पता है कहाँ जमा हो जाता है इतने वर्षों से, तो हमारी तैयारी क्यों नहीं होती, ये बताइए साहब। देखिए, अगर हम सरकार की तैयारी की बात करें तो दिल्ली में बारिश जून के आखिर में या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में आती है, तो उसको देखते हुए जून और जुलाई का महीना हमने एंटी मलेरिया, एंटी डेंगू मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया। और इस महीने में हमने दिल्ली के जितने 272 वार्ड हैं
उसमें लोकल काउंसलर, लोकल लीडर्स, स्कूल टीचर्स को मिलकर RWA मीटिंग की, उनको जागरूक किया कि बारिश का मौसम आने वाला है, अब मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां बढ़ेंगी, तो जागरूक हो जाएं। ये कौन से महीने में किया आपने? जून एंड जुलाई में। अच्छा। जितने 272 वार्ड हैं उसमें लोकल लीडर्स को बुलाया, RWAs को बुलाया, स्कूल टीचर्स को बुलाया, उनको दिखाया मॉस्किटो बीटिंग कहाँ होती है और कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। और उसी के साथ हमने अपना हेल्थ एजुकेशन अभियान चालू किया। हमने जून से ही न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, मेट्रो ट्रेन पैनल में एडवर्टीजमेंट दिया, FM के माध्यम से मेयर साहब की तरफ से अपील गई और सारे उपाय क्या हैं वो बताए गए। होर्डिंग लगाए हमने। एक बात माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं उसमें लग रहा है कि हमने उनको शिक्षित करने की कोशिश की, तो लेकिन लोग ये कहते हैं कि सामने कूड़ा पड़ा है, नाली साफ नहीं हो रही। वो भी शायद आप ही के विभाग का काम है, किसी मेरा विभाग नहीं है, लेकिन स्थानीय निकायों का बिल्कुल ठीक है। तो उनको भी आप ये चीजें बताते होंगे कि वो भी अपना काम करें। हमने डिफरेंट तो हुआ है ना ऐसा। इसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट का मेनली रोल एजुकेट करना और ट्रीटमेंट का है। बाकी सरकार के सभी विभागों का रोल है। इसके लिए हमने डिफरेंट विभागों को बुलाकर इंटरसेक्टोरल मीटिंग की, उनके सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा। तो मीटिंग का क्या नतीजा निकला वो तो हम सबके सामने भी है कि हमने कितनी तैयारी की है, लोगों ने भी, हमने सब विभाग को बताया कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या काम करना है स्पेसिफिक, उनको बताया हमने। एक कॉलर है SP उपाध्याय है इंदौर से, वो क्या जानना चाहते हैं ये पूछते हैं। डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं। मिस्टर उपाध्याय, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि मान लीजिए मच्छर, जो डेंगू के मच्छर है वो साफ पानी में ही उसके अंडे होते हैं जी। तो मान लीजिए घर के पास जिसमें पानी वगैरह हम लगे हैं, उस पानी को हम नाली में बहा देते हैं, फैला देते हैं, उसको सुखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो क्या उसके जो लार्वा हैं, जो मच्छर के पहले से उसमें लार्वा पड़े हुए हैं, क्या वो मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे या फिर दोबारा भी जा करके उसको फिर एक्टिव हो जाएंगे? तो उसको फाइनली 100% हम उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? जैसे पानी है हमारे पास, हमने उसको मान लीजिए नाली में नहीं फेंका, बाहर फेंक दिया या नाली में ही फेंक दिया, तो उसके लार्वा पानी के साथ निकल गए। तो पानी के साथ निकलने के बाद क्या लार्वा मर गए कि वो फिर जिंदा रहे, आगे जाके फिर एक्टिव कर जाएंगे? तो उसको फाइनली किस तरह से हम उसको बचाव करें ताकि वो मच्छर फिर दोबारा हमें ना हो, दूसरे को ना हो, जिससे बच जाए? जी बिल्कुल। डॉक्टर धारीवाल, क्या कहना चाहेंगे आप? उपाध्याय जी, आपके प्रश्न बहुत अच्छा है। इसको मैं दो भाग में जवाब देना चाहूँगा। एक तो पानी यदि जो है वो जिस कंटेनर में एडीज के यदि लार्वा हैं या एक्स हैं, तो उसमें सूख पानी हटाने के बावजूद भी एक्स सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए इसका तरीका ये है, और ख़ास करके कूलर, क्योंकि वो सबके घरों में, काफ़ी घरों में अभी भी प्रयोग में आता है, तो जब कूलर की सफाई करें तो उसमें स्क्रबिंग जरूर करें जी। उसमें कोई भी कपड़ा लेकर के, जिससे कि जो उसका मसल मास है, जो भी एक्स वगैरह हैं, वो किल हो जाए। दूसरी बात आपने जो कही कि पानी हमने नाली में डाल दिया, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नाली में जो पानी होता है, गंदा पानी जो होता है, जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, उसमें एडीज का, डेंगू का मच्छर नहीं पनपता है, वो अपने अंडे नहीं देता है। गंदे पानी में यूजुअली एक मच्छर जिसका नाम क्यूलेक्स मच्छर है, जो न्यूसेंस मॉस्किटो भी कहा जाता है, और ज़्यादातर वही रात के समय में, शाम के समय में परेशान। डॉक्टर धारीवाल, इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए लावा है किसी पानी में, वो इन्होंने नाली में बहा दिया, तो क्या वो लावा मर जाएंगे? क्या होगा उसका? यदि नाली में उसकी ग्रोथ नहीं होगी, नाली के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। कुछ कहना चाह मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको पानी में लार्वा दिख रहा है तो अच्छा है आप नाली में ना डालें, उसको घास में डाल दें, तो बिल्कुल ही चांस नहीं रहेंगे कि पानी में नहीं रहेगा तो लार्वा समाप्त ही हो जाएगा। अच्छा, तो एक और बात जो वो हम शायद थोड़ी देर में करेंगे चर्चा में उसे शामिल, लेकिन उससे पहले फराज हसन का जो सवाल था डॉक्टर धारीवाल, उसका एक हिस्सा जो डॉक्टर इनके यादव ने बताया कि इन्होंने बहुत एजुकेट करने की कोशिश की, और इसके अलावा और भी लोगों के मन में ये सवाल ये है कि ये हर बार दिल्ली में ये मामले क्यों होते हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली ही इसकी चपेट में क्यों आती है? ये ज़रा दिल्ली वालों को ज़रा समझ में तो आनी चाहिए बात। नहीं, ये बात जो खास करके आजकल देख रहा हूँ मैं, सभी चैनल पर जानकारी आ रही हैं, और
वापस मैं रिपीट करना चाहूँगा कि दिल्ली में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। अच्छा, हम लोगों का भारत सरकार की तरफ से जो वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है वो हर स्टेट से इंफॉर्मेशन लेता है जी। और उसके हिसाब से कर्नाटका में इस वर्ष सबसे ज़्यादा केसेस हैं। उसके बाद में तमिलनाडु, केरला, मतलब कहने की बात यह है कि जो सदर्न के स्टेट्स हैं उसमें बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, उसमें सबसे बड़ा एक कारण है कि ये सब कोस्टल एरिया हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश भी जो है वो ज़्यादा रहती है। उन क्षेत्रों में और भी जो है वो दूसरे कारण हैं, रबर प्लांटेशन बहुत है, कोकोनट शेल का प्रयोग बहुत है, तो साउथ में उनमें भी पानी भर जाता है वहाँ भी। आप दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर धारीवाल कि अब ये आया है, डेंगू रहेगा और हम सब ने सिर्फ बचना ही है इससे। और कुछ जानते हैं अपने विशेषज्ञों से और ये समझ लेते हैं। डॉक्टर धारीवाल, आप एक बात कह रहे थे कि बहुत तमाम जगहों पर जो है इस तरह की स्थिति है। वहाँ पर डॉक्टर यादव ने ये बात कही कि बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो आसपास का ध्यान रखें, और इन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी हद तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए। लेकिन डॉक्टर यादव, एक बात इस बार सामने आई जो कहा गया कि बहुत अच्छी तरह से काम नहीं हुआ। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, इसमें डेंगू कंट्रोल में जो हमने बताया, जहाँ पर ब्रीडिंग साइट्स को देखते हुए देयर इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों को काम करना है। सरकार का काम है, सरकार के विभिन्न विभागों का काम है, और नागरिकों का काम है। सब मिलकर काम करेंगे तभी हम इसको रोकने में सफल होंगे। जैसे मैंने आपको कहा, विभिन्न विभागों को, जैसे हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको लिखा गार्डन में कहीं पानी इकट्ठा ना हो। आपके जो एम्प्टी फ्लावर वासेस हैं, बरसात में पानी इकट्ठा हो सकता है। जो ऑर्नामेंटल फाउंटेन यूज़ करते हैं उसमें ब्रीडिंग होने के चांस हैं। इसी तरह से डीटीसी डिपोज हैं, वहाँ पर पुराने टायर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर बहुत जगह ब्रीडिंग मिली और अनफॉर्चुनेटली हमें चालान भी करना पड़ा। देखिए, पिछले सालों को देखते, पिछले साल साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन ने इस समय तक खाली 5000 चालान किए थे, लेकिन इस साल 10,000 चालान हुए। लेकिन हमारा चालान से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। ये हमारा पिनिटिव एक्शन है कि लोग को एक्शन में लाने के लिए। जो आप चालान करते हैं डॉक्टर यादव, उसके साथ क्या कुछ और करते हैं? मान लीजिए चालान तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वाकई में वहाँ सफाई हो रही है, इस तरह का भी कोई चेक रखा जाता है? एक तो स्टेट पे चालान नहीं करते, चालान से पहले लीगल नोटिस दिया जाता है, और लगभग 50,000 लोगों को लीगल नोटिस दिया गया है। उसके बाद 10,000 लोगों का चालान हुआ है। और अनफॉर्चुनेट स्थिति ये है कि आजकल मीडिया में इतना आ रहा है, सबको एजुकेशन की कमी नहीं है। अभी भी लगभग 12,000 घरों में प्रति सप्ताह हमें ब्रीडिंग मिल रही है। तो शायद कहीं ना कहीं एक्शन की कमी है। लोग जागरूक हैं, जागरूकता की कमी नहीं है। कल मैंने न्यूज़पेपर में बड़ा डिटेल एडवर्टीजमेंट निकला था, बताया गया था कहाँ कहाँ ब्रीडिंग हो सकती है। उसके बाद भी आजकल अभी भी हमें कूलर में पानी मिल रहा है, वहाँ ब्रीडिंग मिल रही है। जो बैम्बू शूट्स के प्लांट रखे हुए उसमें ब्रीडिंग मिल रही है, मनी प्लांट्स में ब्रीडिंग मिल रही है। ओवरहेड अनकवर्ड वाटर टैंक है, इवन सरकारी एजेंसीज के ओवरहेड टैंक अनकवर्ड हैं। जी, तो बहुत सबको मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। डिस्पोजेबल प्लास्टिक मटेरियल हॉस्टल्स में, कई बार मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मिला है कि वहाँ पर जो हॉस्टल में रहते हुए स्टूडेंट्स बीमार हुए कि उनके रूम्स में कूलर लगे हुए हैं, टाइम नहीं है खाली करने का, बैकयार्ड में डिस्पोजेबल कप्स प्लास्टिक फेंक दिए, बरसात का पानी इकट्ठा हो गया। तो सैनिटेशन ड्राइव, पुरानी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, आपने बिल्कुल बार बार ये तो बात चर्चा में आ गई कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत सिर्फ 1% लोगों की होगी, और वो भी जब कॉम्प्लिकेशंस हों तो अस्पताल में उनका इलाज होगा, और अलग से डेंगू के लिए कोई दवा है नहीं। तो लोग जो गिलोय और जो पपीते के पत्ते, बकरी का दूध, ये जो सब पी रहे हैं, क्या प्लेटलेट काउंट वगैरह बढ़ने का कोई और तरीका भी है, या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एहतियातन यानी प्रिवेंटिव? जो आपने प्रश्न उठाया वो आई थिंक सही है। इसमें प्लेटलेट जो जैसे हमने डिस्कस किया, फेब्राइल फेज़ या बुखार वाली स्थिति, फिर उसके बाद क्रिटिकल फेज़ जब प्लाज्मा लीक होती है, तीसरी रिकवरी फेज़, इसमें भी सतर्क बरतने की ज़रूरत है। पर जो आप कह रहे हैं, जो आजकल तरह तरह के लोग क्लेम कर रहे हैं प्लेटलेट्स को लेके, आज तक तो ये होता था कि प्लेटलेट का हिस्टीरिया था कि प्लेटलेट चढ़ाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे आपने वर्णन किया बकरी का दूध और पपीते के पत्ते। पर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, इस विषय में कोई एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस नहीं है, ये सारा हाइपोथेटिकल है, आपने प्रूव तो नहीं किया,
कोई एडिक्वेट एविडेंस बेस्ड स्टडीज डॉक्टर नहीं साहब है। माफ कीजिए, मैं आप सभी प्रबुद्धजनों से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो ये, लगभग 20 वर्ष हो गए डेंगू का ये जब इतना बड़ा एक झटका लगा था दिल्ली को, तब से लेकर अब तक इन चीज़ों पर कुछ हमें ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं हासिल हो पाई है। दूसरी तरफ डेंगू के खिलाफ वैक्सीन की बात है, वो लग रहा है शायद आने वाली है। डेंगू का स्ट्रेन कौन सा, उसको लेकर बड़े मामले चलते रहते हैं। बहुत बार ये भी बात आती है कि चलो अब ठंड बढ़ जाएगी, मच्छर अपने आप मर जाएंगे। मतलब क्या डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने पपीते की पत्तियाँ उबाल के, इससे उल्टी भी होती है। हम बार बार कह रहे हैं कि जब उल्टी पेशेंट को होती है या बच्चों को होती है, उसको हॉस्पिटल में लाना है। कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इनकी कॉम्प्लिकेशन भी हैं, इनका ये नहीं है कि बिना साइड इफेक्ट्स के हैं। एफिकेसी हमें मालूम नहीं है। सेफ्टी की हम बात लेते हैं, सेफ भी नहीं है। तो मैं तो प्रोत्साहित नहीं करूँगा लोगों को, क्योंकि अभी हम पता नहीं है कि उल्टियाँ पेशेंट को डेंगू की वजह से हो रही है या फिर इन दवाइयों के देने से हो रही हैं। सो इसमें हम ये भी देखना है हमें कि बेनिफिट ज़्यादा है या हार्म ज़्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है कि हार्म भी हो रहा है, एस्टेब्लिश कोई एफिकेसी है नहीं। सो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इन चीज़ों का। जो मेन चीज़ है, जैसे हमने बोला कि जब प्लाज्मा लीक करती है, जब रिकवरी फीवर से हो जाती है 5वें दिन 6ठे दिन, उस वक्त एक्चुअली डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर का गिरना। फिर आगे वाली स्टेज जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, DHF वाली स्टेज है, उसके आगे भी चला गया पेशेंट तो ब्लड प्रेशर फॉल होना शुरू हो जाता है, बेचैनी वगैरह। ये क्रिटिकल जो है फेज़ है। इसके बाद फिर रिकवरी की बात आती है। जो मैंने बताया डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं या किडनी डिजीज़ के, उनको फिर जब रिकवरी फेज़ होती है तो वापस लौटता है ये फ्लूइड ब्लड वॉल्यूम में, सर्कुलेटिंग ब्लड वो ऐड करता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, सांस तेज़ हो जाएगा, कई चीज़ें हो सकती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये सारी सिकुली या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन पे बहुत ध्यान देना है। और ये ज़्यादा पेशेंट्स नहीं है, इनकी मात्रा ज़्यादा नहीं है, प्रोपोर्शन नहीं है। जी डॉक्टर व्योम, एक बार मान लीजिए किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसके हिसाब से किस तरह से प्रबंधन किया जाए, किस तरह से आगे का लाइन ऑफ एक्शन तय होगा कि क्या करना है, अस्पताल कब जाना है, और क्या वाकई इस व्यक्ति को प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, पॉपुलर परसेप्शन ये है कि फीवर के पहले दिन टेस्ट कराओ, अगर डेंगू है तो सुबह शाम प्लेटलेट टेस्ट कराओ, प्लेटलेट को ध्यान रखो और हर टाइम चिंता करते रहो और कोशिश करो डॉक्टर किस तरह से उसको भर्ती कर ले। ये अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है। हर पेशेंट को जिसको फीवर है, सिर दर्द है, बॉडी पे पेन है, डेंगू नहीं होता। डेंगू जैसी कोई और बीमारी हो सकती है। और डेंगू का पता आपने लगा भी लिया, टेस्ट की प्रामाणिकता कितनी है, इस पर भी आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जो नॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि डेंगू है या नहीं है, वो ठीक भी है कि नहीं, इस पर भी कन्फ्यूजन है। अभी तो आपने पता भी कर लिया कि डेंगू है, आप क्या करेंगे उसका? आपको इलाज तो सिम्टम्स का ही करना है ना। डॉक्टर व्योम माफ कीजिए, यहाँ पर रोक रहे हैं आपको। मान लीजिए कि डेंगू जैसे लक्षण है, टेस्ट नेगेटिव आया है, तो क्या उस केस में दोबारा टेस्ट करवाएं या उसी को मान लिया जाए? देखिए, अगर आपने एलाइजा बेस्ड टेस्ट कराया है, फीवर के फर्स्ट डे वो नेगेटिव आता है, नॉर्मली वो पॉजिटिव होना चाहिए। पहले दिन आपने टेस्ट करा लिया, नेगेटिव आ गया, क्लिनिकल फीचर्स जो है बहुत सजेस्टिव है कि डेंगू हो सकता है, आप भले उसको रिपीट करा लीजिए। लेकिन एलाइजा बेस्ड टेस्ट को आमतौर पर रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं होती, बनिस्बत जबकि हमने देख लिया हो कि हमने टेस्ट जो है वो सही दिन पर कराया है। डेंगू के हम 2 टाइप के टेस्ट कराते हैं नॉर्मली। एक तो सीरोलॉजी होती है और एक एंटीजन होता है। नॉर्मली एंटीजन फर्स्ट डे पॉजिटिव हो जाता है और वो करीब 5 से 9 दिन तक कहते हैं डिफरेंट स्टडीज़ में कि वो पॉजिटिव रहता है। इस फेज़ में कराना है तो हमें NS1 एंटीजन कराना होता है। 5-7 दिन के बाद में एंटीबॉडीज़ डेवलप होनी स्टार्ट होती हैं, उस टाइम हमें कराना है तो सीरोलॉजी बेस्ड टेस्ट कराना है जी। तो पहली बात तो ये कंफर्म करें कि टेस्ट में हमने जो कराया है सही टाइम पे किया है। रिपोर्ट नेगेटिव है तो एक्चुअली वो डेंगू को रूल आउट कर रही है कि नहीं कर रही, और जो कराया है टेस्ट उसमें अगर डेंगू आ भी रहा है तो जो एक्सेप्टेड मेथड है उससे किया गया टेस्ट है। उसके बाद आप बार बार एक ही बात हम लोगों को रीइंफोर्स करते हैं कि पॉजिटिव डेंगू का टेस्ट आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बीमारी वो की वही रहती है, इलाज उसका वही रहता है। आपको जो सिम्टम है इलाज उनका होना है जब तक कि आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अगर आप क्लोज वॉच मॉनिटर में रहते हैं, अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं, सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो 99% चांसेस हैं कि आप बिना टेस्ट के शायद ठीक हो जाएंगे। जी, हमारे पास रचना लांबा का ईमेल आया है। डॉक्टर शर्मा, उससे एक बात जो निकल कर आ रही है, इन्होंने अपने भाई के बारे में लिखा है जो
जिनका कहना है कि 3-4 दिन में बुखार रहा, बुखार के बाद कमज़ोरी बहुत थी और 5-6 दिन के बाद वो चल बसे और ये लोग शहर में नहीं थे उस वक्त। ये जानना चाहती हैं कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि बुखार हो, कमज़ोरी हो और कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई न दे लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, हालांकि ये बाहर थे पता नहीं, तो क्या कई बात को दूसरी तरह से समझते हैं कि क्या ऐसा भी होगा कि एपरेंट कॉम्प्लिकेशन ना हो लेकिन फिर भी अंदर कुछ गड़बड़ चल रही हो? ऐसा लगता नहीं है। नहीं होता। लक्षण बाहर आते हैं, जैसे मैंने बताया कि अच्छा। ब्लीडिंग वगैरह थोड़ा बहुत तो होना चाहिए नाक से या फिर मसूड़ों से, कुछ तो उसका बॉडी एक्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं डेंगू में। इसको जैसे मैंने बोला कि हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं जी। तो बड़ा अनलाइक, और हेडेक बड़ा अनलाइकली है कि उनको डेंगू रहा होगा। जी डॉक्टर इनके यादव जी। माफ़ कीजिए, बार बार लोग इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई बात साहब नहीं। साल में कभी चिकनगुनिया को लेकर, कभी मलेरिया को लेकर ये सवाल आते रहते हैं। तो हम इस तरह की बीमारियों से मुक्त भारत बनाने की ओर जो भी चुनौतियां हैं हमारी, वो चुनौतियां जरा आपसे समझने की कोशिश। आपका काम बड़ा मुश्किल है नहीं, तो ऐसा बड़ा- नहीं, जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। जी। ये एक हमारी हैबिट वाली बात है, एक स्वच्छ हैबिट हम अपनाएं। जैसे मैंने पानी स्टोर की, पानी ढककर रखना एक किसी भी बीमारी से, इवन पानी से होने वाली बीमारियों से रोकने का प्रयास है। तो अगर जो आपने बात कही, एक मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा, अक्सर जो आपने फॉगिंग की बात कही थी, जी। फॉगिंग की रिक्वेस्ट आती है। देखिए आजकल फॉगिंग की रिक्वेस्ट जायज़ है क्योंकि ट्रांसमिशन चल रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन से पहले फॉगिंग की रिक्वेस्ट जायज़ नहीं है क्योंकि प्रिवेंशन में फॉगिंग का रोल नहीं है, ट्रांसमिशन स्टार्ट होने के बाद फॉगिंग का रोल है। और इसको देखते हुए तीनों कॉरपोरेशन की बात करें, करीब 850 से 900 हाथ वाली मशीनें फॉगिंग घरों घरों में जाकर फॉगिंग कर रही हैं। 20 धुएँ वाली गाड़ियाँ पूरे शहर में चल रही हैं। लेकिन ये बहुत बात भी सत्य है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और हर एरिया में जाकर पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर हम फॉगिंग से प्रिवेंशन की बात करें तो हर एरिया में एवरी वीक फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर आप देखें अभी एनजीटी ने 10 साल से पुरानी गाड़ी बैन की कि डीजल वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी पॉल्यूशन के कारण। अगर हम फॉगिंग से डेंगू रोकने की प्रयास करेंगे तो कितनी फॉगिंग से कितना पॉल्यूशन होगा और हम कितनी रेस्पिरेटरी। अच्छा वैसे ये बात भी समझ से थोड़ा सा बाहर निकल जाती है। एक तरफ दिल्ली के बारे में कहा जाता है इतना पोल्यूटेड है, इंसानों के लिए इतना सब कुछ है और मच्छर फिर भी मतलब मौज कर रहा, ये नहीं समझ में आती। डॉक्टर इनके यादव एक और बात जो फॉगिंग को लेकर आती है, अब ये भी सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ आप फॉगिंग न करें तो परेशानी, जब फॉगिंग करते हैं तो उसकी आपने एफिकेसी भी बताई कि कितनी है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में फॉगिंग होती है फिर वो कहते हैं यहाँ बुजुर्ग हैं, यहाँ बच्चे हैं, जब फॉगिंग होती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। क्या डॉक्टर शर्मा कुछ लोगों को फॉगिंग की वजह से कुछ समस्या भी हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है। तो लीजिए ये एक और मुश्किल है। डॉक्टर धारीवाल, अब बात इस बात को लेकर कि क्या इस मच्छर पर कोई लगाम लग पाएगी? देखिए जो एडीज है ये बड़े आसान तरीके से जो इंडिविजुअल के लेवल पर है, और मैं देख रहा हूँ कि कई परिवारों में जहाँ पर ये एक नियम बन गया है वहाँ आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी, उसमें डेंगू की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। एडीज मच्छर उन घरों में जो है वो नहीं मिलता है जी, उन कॉलोनियोज में नहीं मिलता है जहाँ पर इस तरह के प्रयास किए जाते हैं प्रोएक्टिवली, जिसमें हर एक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी फ्लाइट रेंज लगभग 100 to 200 मीटर है। अपने यहाँ भी जो है वो यदि, लेकिन पड़ोस में यदि हो रही है तो भी आ सकती है, तो इसका इजाद पाया जा सकता है, कोई ऐसी जो है वो समस्या नहीं। मिलकर करेंगे तभी होगा। और अक्षय शर्मा राजस्थान से टेलीफोन लाइन पर है। अक्षय जी क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा पहला प्रश्न है कि मेरा भाई जो है जी 22 इयर्स का है जी उसे 2 महीने पहले डेंगू हुआ था जी और उसमें अभी भी वीकनेस है। जी उसको अभी भी वीकनेस महसूस होती है क्योंकि उसकी ठीक है। प्लेटलेट्स पहले 60,000 थी, हाँ अब 1.1 लाख हो गई है, ठीक है तो अभी भी उसको वीकनेस रहती है। ठीक है। दूसरा सवाल? हाँ, डेंगू जी। साफ पानी में ही ब्लीडिंग क्यों करता है? जी और मेरा तीसरा प्रश्न है, अगर डेंगू हो जाए तो सिम्टम्स उसके क्या क्या आएंगे, उसकी रेमेडीज क्या होगी, हमें डाइट क्या लेनी होगी, और पैरासीटामोल लेना कहाँ तक सेफ होगा
बच्चों के लिए, मतलब बड़ों के लिए, और एक लिवर पेशेंट के लिए। जी जी, आपने 4 कहे थे, आपने बहुत सारे प्रश्न कर लिए, लेकिन खैर इसमें से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी डॉक्टर शर्मा इनको बता दीजिए। प्लेटलेट काउंट ठीक है, ब्लीडिंग रेंज में नहीं है, नथिंग टू वरी, कोई चिंता की कमजोरी है उनको, कमजोरी रहती है। आप देखेंगे किसी वायरल फीवर में अगर सोर थ्रोट भी वायरल हो उसमें भी कमजोरी बनी रहती है, और इसमें डेंगू में इस बार हम देख रहे हैं कि कमजोरी काफ़ी दिन तक होने के बाद रिकवरी फेज में, मतलब जब रिकवर कर गए, तो कुछ सप्लीमेंट या क्या ध्यान रखना? न्यूट्रिशन वगैरह पे देखें और पानी वगैरह लेते रहें एक्चुअली, उसको देखें एक्चुअली, और एपेटाइट ठीक होनी चाहिए। एपेटाइट यूजुअली रिकवर कर जाती है धीरे धीरे। अब इन्होंने एक और भी चीज़ पूछी थी, पैरासीटामोल लेना ही सेफ है? पैरासीटामोल सबसे सेफ है, वो भी बुखार उतारने के लिए, वैसे नहीं, बुखार उतारने के लिए जरूरत नहीं है लेने की। और बुखार उतारने के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि और कोई दवा नहीं लेनी है बुखार उतारने। हाँ, उसका रीज़न है कि वो प्लेटलेट पे एक्शन करती हैं। कौन सी दवा नहीं लेनी, एक बार फिर आप बता दें लोगों को। जैसे ब्रूफेन है, एस्प्रिन है, इस तरह की दवाइयाँ, और अलाइड दवाइयाँ इंडिया में ज़्यादातर आप देखेंगे ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन मिलती हैं जिसमें सब कुछ डाला होता है इन्होंने। तो यानी आप सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है? हाँ, सिंगली, मतलब अलग से सिंगली पैरासीटामोल, कॉम्बिनेशन वाली नहीं लेनी। कॉम्बिनेशन में आमतौर पर प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर बुखार न उतर रहा हो, कितनी देर पर ली जा सकती है उसको, रिपीट जब करना हो? अडल्ट्स 4 ग्राम तक ले सकते हैं, सेफ है। अच्छा। और मैं ये कहूँगा यहाँ पर आप पैरासीटामोल पे ही बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें। कोल्ड स्पॉन्जिंग, हाइड्रोथेरेपी जिसको बोलते हैं, पट्टियाँ रखें। हाँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें, और इवन चादर को निचोड़ के ठंडे पानी में डाल के फिर उसको निचोड़ के सारी बॉडी पे पंखे के नीचे मरीज का बिस्तर ले जाएं और उससे बुखार उतारें। सबसे सेफ तो यही है। 102 बुखार हो जाए तो उससे उतर जाता है ये। तो पट्टियाँ रखना शुरू कर दें 102 पर। हाँ। और बुजुर्गों के लिए भी इन्होंने कहा पैरासीटामोल सेफ है? बिल्कुल सेफ, सभी के लिए। जी, टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 591 का सवाल था कि इनमें से किससे शरीर को पोषण मिलता है। 4 ऑप्शंस थे आपके पास। सही जवाब है ऑप्शन डी, अनाज और दालें, हरी सब्जियां और फल, और मांसाहारी भोजन। इन सभी से शरीर को पोषण मिलता है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से क्या डेंगू बुखार का लक्षण हो सकता है। ऑप्शन ए, तेज बुखार और सिर दर्द। ऑप्शन बी, शरीर पर लाल चकत्ते। ऑप्शन सी, जोड़ों में दर्द। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। या फिर ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए अपने प्रश्नों के जो जवाब हैं वो ईमेल या फिर खत के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 591 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर यादव से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर यादव, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आपको अनाउंस करना है। आज के लकी विनर हैं संजीव तिवारी, हाउस नंबर 488A, गोपालपुरम, मंडला रोड, जबलपुर। संजीव तिवारी, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शर्मा आपको, क्या डेंगू एक संक्रामक रोग है, यानी क्या ये मनुष्य से मनुष्य को हो सकता है? मनुष्य से मनुष्य को मॉस्किटो के जरिए होता, वायरस से है जी, ट्रांसमिट मॉस्किटोज करते हैं। डॉक्टर व्योम, मच्छर के काटने के कितने समय अवधि में लक्षण नजर आने लगते हैं? करीब इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन का माना जाता है। जी। डॉक्टर एनके यादव, क्या फ्यूमिगेशन का कोई लाभ होता है? देखिए, फ्यूमिगेशन का बीमारी होने से प्रिवेंशन में लाभ नहीं है, बीमारी स्प्रेड हो जाए तो कंटेन करने में लाभ है। डॉक्टर धारीवाल, बुखार होने पर क्या सभी को डेंगू की जांच करवाने की जरूरत है? नहीं, हर एक को आवश्यकता नहीं। डॉक्टर शर्मा, ये जांच कब करवानी चाहिए? डेंगू की जांच कब करवानी चाहिए? जैसे अभी बताया गया था, पहले 5 दिन में जांच जो है NS1 एंटीजन और उसके बाद एंटीबॉडीज आ जाती हैं, ये डेंगू की बीमारी की जांच है।
पर इसके साथ हेमाटोक्रिट, जिस पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, और जो पेशेंट्स को हो सकते हैं प्लेटलेट्स, और ये पर प्लेटलेट पे मेरा यह एम्फेसिस रहेगा कि सब कुछ प्लेटलेट पे ही ना छोड़ दें। हेमाटोक्रिट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी डॉक्टर व्योम, डेंगू की जांच कितनी तरह की होती है और कौन सी जांच सबसे पहले करवाई जाए या सबसे सही है? सबसे पहले 5 दिन में NS1 एंटीजन, इसको टेस्ट बोलते हैं हम लोग। उसके बाद डेंगू सीरोलॉजी, जिसमें IgM और IgG एंटीबॉडी देखी जाती है। दोनों का मिक्सचर ये बताता है हमको कि ये पहली बार डेंगू हुआ है या पहले भी कभी डेंगू का एक्सपोजर हो चुका है। डॉक्टर एन के यादव, मच्छरों को पनपने से रोकना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, बहुत आसान है। हमें अपना घर स्वच्छ रखना है, कूलर साफ़ करना है, पानी की टंकी ढक के रखनी है, मनी प्लांट या बैम्बू शूट्स का पानी चेंज करना है, इंश्योर करना कि किसी भी घर में अलग अलग जगह हो सकती हैं। अपना घर सप्ताह में एक बार चेक कर लें, पानी कहीं इकट्ठा ना हो, पानी ज़रूरी है स्टोर करना है, स्टोर कर रहे हैं तो ढक कर रखें, सिर्फ इतनी सावधानी बरतें। और घर के साथ साथ आजकल के मौसम में तो अपने पड़ोसी का घर आसपास भी चेक कर ले कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो। डॉक्टर धारीवाल, अगर डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करें? देखिए, इसमें बुखार का मैनेजमेंट करना है, हाइड्रेशन करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और ये ध्यान रखना है, जैसे चर्चा में बताया गया, कि कुछ वार्निंग सिग्नल यदि जो है वो आ रहे हैं, जो खुद पेशेंट भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, फैमिली मेम्बर भी कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, डेंगू के दौरान तेज बुखार को किस तरह मैनेज करें? ये हमने पहले भी चर्चा इसकी की है। पैरास्टामोल और हाइड्रोथेरेपी, कोल्ड स्पॉन्जिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर व्योम, इस समय में अगर बुखार होता है तो कौन सी दवाएं बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? जो भी डॉक्टर की सलाह के बिना तो आप कुछ भी ना लें तो अच्छा रहेगा, लेकिन ख़ास तौर पर ऐसी दवाइयाँ जो प्लेटलेट के फंक्शन से इंटरफेयर करती हैं, जिसमें सबसे कॉमन एस्पिरिन है, ब्रूफिन है, या मिक्सचर है, मल्टीथेरेपी जो होती है एंटीपायरेटिक्स की, उन दवाइयों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर यादव, डेंगू मलेरिया के मच्छर किन इलाकों में ज़्यादा पनपते हैं? देखिए, आजकल देखने में आया अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, जहाँ रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं है, लोग वाटर मजबूरन स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर ड्रेनेज की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर मिल रहा है। या कहीं कूड़ा करकट वेस्ट मटेरियल है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स हैं, या कहीं इस तरह की ऑटो वर्कशॉप्स हैं, या DTC डिपोज़ हैं, इस तरह की जहाँ पर जगह है वहाँ पर ज़्यादा ब्रीडिंग मिल रही है। लेकिन लोगों के घरों में, कूलरों में जहाँ पानी है वहाँ भी ब्रीडिंग मिल रही है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, लगभग 12,000 घरों में या स्थानों पर आज भी प्रति सप्ताह ब्रीडिंग मिल रही है। तो हर व्यक्ति को ज़रूरत है, एजुकेटेड लोगों के यहाँ भी मिल रही है, जानकारी है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में जरूर लाएं और सप्ताह में एक बार घर व आसपास जरूर चेक कर लें। जी डॉक्टर धारीवाल, बुखार उतरने के बाद क्या खतरा टल गया? नहीं, 3 दिन के खास करके जो बुखार उतरने के बाद की स्थिति होती है वो क्रिटिकल फेज होती है, और उसमें किसी भी तरह का लीकेज वगैरह भी जो है वो हो सकता है, ब्लड प्रेशर का फॉल हो सकता है। अभी 2 राउंड्स बचे हुए, अगर आप लोग और छोटे छोटे जवाब दे दें तो हम 2 राउंड जल्दी से निपटा देते हैं। डॉक्टर शर्मा, डेंगू में खतरे के लक्षण क्या होंगे? से बताया कि उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, तो या फिर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग शौच में, उल्टी में, और या बड़े बड़े छपाके पड़ रहे हैं, जो मतलब हेमरेज स्किन में, स्किन के नीचे इंडिकेट करता है। जी डॉक्टर व्योम, ये लक्षण आने पर क्या करें? ये लक्षण आने पर अपने चिकित्सक से कांटेक्ट करें। आप समझ लें कि अब आप डेंगू की कॉम्प्लिकेशन फेज़ में एंटर कर रहे हैं, आपको दाखिले की ज़रूरत पड़ सकती है। जब तक आपको दाखिला मिले तब तक कोशिश करें कि अगर कहीं से ब्लीड हो रही है जो आप रोक सकते हैं, जैसे नाक से ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने का ट्राई करें, और पेशेंट की हाइड्रेशन को मेंटेन करने का ट्राई करें, जितना हो सके उसको फ्लूइड दें। जी डॉक्टर एन के यादव, घर के आसपास पानी इकट्ठा हो, गंदगी हो या नाली बंद हो तो खुद साफ करें या आपके विभाग? देखिए, खुद भी साफ करें, लेकिन हमने कॉरपोरेशन ने हमारी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 12666, वहाँ पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पर कर्मचारी आएंगे, आपका घर व आसपास साफ करेंगे। डॉक्टर धारीवाल, प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत कब और किसे होगी? एक खास स्थिति में, वो भी डॉक्टर के द्वारा जजमेंट के हिसाब से ये डिसीजन जो है वो होता है। प्लेटलेट काउंट से इसका कोई संबंध नहीं है।
जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर धारीवाल, डॉक्टर एन.के. यादव, डॉक्टर व्योम अग्रवाल और डॉक्टर एस.के. शर्मा। आप हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हुए और डेंगू के बारे में इतनी विस्तार से आपने जानकारी दी है, तो बहुत ज़रूरत है थोड़ा सा सतर्क रहने की, सावधानी रखने की और साथ ही अगर डेंगू हो जाता है उसे सही तरह से मैनेज करने की। किसी मुश्किल में पड़ने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उस मुश्किल से निपटना भी हमें आ जाता है। आज चर्चा में ये बात जो निकल कर आई है कि मच्छर को पनपने से रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सबको ये जिम्मेदारी उठानी है। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक नए विषय पर, हम बात करेंगे दिल के बारे में। हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे आने को है, तो बात होगी दिल की अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।